हेलो फ्रेंड्स, एसी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है। लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर क्या होता था कि सोर्स कोड आता था और सोर्स कोड को लीनियरली लेक्सिकल एनालिसिस स्कैन करने के बाद टोकन्स में क्रिएट करता था। अब हमारे पास टोकन्स तो क्रिएट हो चुके हैं, तो अब आता है सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस में क्या होता है? सिंटैक्स एनालिसिस जो है वो सेकंड फेज ऑफ द कंपाइलर है। ठीक है। इस फेज में A parse tree is constructed through या यूजिंग टोकन्स। जो हमने टोकन्स क्रिएट किए थे उनके थ्रू एक पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जो ये है, ये एक पार्स ट्री है। ठीक है। और साथ ही साथ सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर हम ये भी चेक करेंगे, दिस पेज चेक्स वेदर द एक्सप्रेशन जनरेट फॉलोज द ग्रामर रूल्स ऑफ द सोर्स लैंग्वेज और नॉट। यानी कि इस फेज में हम ये भी चेक करते हैं कि जो हमारा सोर्स कोड आया था वो हमारे सोर्स लैंग्वेज के ग्रामर रूल्स को फॉलो कर भी रहा है या नहीं। जैसे कि हम कभी भी इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं ना कि सीक्वेंस क्या है। जैसे दिस इज अ बॉय, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि इज दिस अ बॉय या समथिंग, कुछ भी इसमें से एडवर्ब आगे पीछे कर देंगे तो वो क्या होगा, वो उसके सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा, किसके, ग्रामर रूल्स के। सेम उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि जो भी हमारे पास सोर्स कोड होगा वो हमारे ग्रामर लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब पार्स ट्री कैसे जनरेट होता है? पार्स ट्री का एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। ठीक है। तो यानी x इक्वल्स टू, ये इस टाइप से चलेगा, x इक्वल्स टू वाई प्लस 10। ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन ये है। तो सबसे पहले वाले लेक्सिकल एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि वो क्या करता था, लीनियरली सोर्स कोड को स्कैन करेगा और टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे पास टोकन्स तो आ गए हैं। अब टोकन्स जब हमारे पास हैं तो हम उन टोकन्स की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे एक पार्स ट्री को। ठीक है। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी चेक करेंगे कि जो एक्सप्रेशन हमारी जनरेट होके आई है, ठीक है, वो हमारे सोर्स लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो कर भी रही है या नहीं। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड फेज ऑफ द कंपाइलर क्या होगा? सिमेंटिक फेज। इस सिमेंटिक फेज में क्या होगा? सिमेंटिक फेज चेक्स द टाइप्स ऑफ द मिसमैच। यानी हम इस फेज में चेक करते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन ऐड सब्ट्रैक्ट या जो भी कुछ उसमें ऑपरेशन हो रहा है वो सेम टाइप ऑफ डाटा के साथ हो रहा है या नहीं। ठीक है। जैसे दिस फेज चेक्स द टाइप्स ऑफ द मिसमैच इन कंपैटिबल ऑपरेंड्स फंक्शंस विथ इम्प्रॉपर आर्ग्यूमेंट एंड अनडिक्लेयर्ड। तो हम इसमें ये भी चेक करेंगे कि कोई वेरिएबल ऐसा तो नहीं है जो अनडिक्लेयर्ड रह गया हो। ठीक है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? सिमेंटिक चेकिंग या सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है। इसमें क्या होगा? जैसे इंट एक्स, यानी इंटीजर टाइप का एक एक्स वेरिएबल है और फ्लोट टाइप का एक वाई वेरिएबल है। ठीक है। तो फ्लोट वाई इक्वल्स टू एक्स एक इंटीजर वैल्यू है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है किसका? एक फ्लोट वैल्यू का। ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या, हम ये जानते हैं कि कंपाइलर डिजाइन के अंदर सेम टाइप के ऑपरेशन ही परफॉर्म हो सकते हैं। यानी ये रहा, यहाँ सेम टाइप ऑफ डिक्लेरेशन होना चाहिए। तो इसमें ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, तो इनमें प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, देन दिस ऑपरेशन विल बी परफॉर्म। अब हमारा आता है फोर्थ फेज ऑफ द कंपाइलर, जिसका नाम है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को क्या कहते हैं? ये हमारा फोर्थ फेज ऑफ द कंपाइलर है। और क्या, ये किसके बिटवीन आता है? सोर्स प्रोग्राम एंड द टारगेट कोड के बीच में। ये किसके बिटवीन आएगा? सोर्स कोड एंड टारगेट कोड के बीच में। ठीक है। इट इज अ मशीन इंडिपेंडेंट कोड। और मशीन इंडिपेंडेंट कोड क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट कोड एक ऐसा कोड होता है जो किसी भी मशीन पर इजिली रन हो जाए और किसी भी मशीन के लिए इजिली वैलिड हो। वैलिड मतलब कि किसी भी प्रोग्राम को इजिली एग्जीक्यूट किया जा सके उस पर। ठीक है। अब क्या होगा? अब इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि इट्स इलिमिनेट द नीड ऑफ अ न्यू फुल कंपाइलर। ये एक नया फुल कंपाइलर को यूज करने की नीड को इलिमिनेट कर देता है। अब वो इलिमिनेट कैसे होंगी? इससे पहले हमारा आता है लेक्सिकल सिंटैक्स और सिमेंटिक एनालिसिस फेज होने के बाद में जब हमारा आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक है। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन तक हमारा प्रोसेस होने के बाद
इसमें अब ये जो कोड आता है इंटरमीडिएट कोड, वो किसी भी मशीन पर इंडिपेंडेंटली रन हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो एक ही मशीन पर डिपेंड करेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट कोड होगा अदर मशीन्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसे मशीन इंडिपेंडेंट कोड कहा गया है। अब इसके बाद फॉर एवरी यूनिक मशीन, यानी ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड है हर मशीन के लिए। बाई कीपिंग द सिंथेटिक पार्ट ऑफ इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टारगेट कोड। हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले की प्रोसेस तो सारी सेम होंगी, क्योंकि इसकी पहले की प्रोसेस सारी होने के बाद ही तो कोड जनरेट हुआ। अब इसके बाद की जो सारी प्रोसेस होंगी वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, और ये कोड एक इंटरमीडिएट कोड बन जाएगा। इसके बाद हमें किसी भी मशीन पर अगर यदि यही कोड रन करना है तो हमें इसके बाद की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, इससे पहले की प्रोसेस फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मशीन इंडिपेंडेंट है। अब मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता कैसा है, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स इंटू 10। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे अब क्या करेंगे, हमने 10 को स्टोर कर दिया T1 में, हमने T1 में 10.2 को स्टोर कर दिया। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, अब हमारा इसमें जो ये 10.2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। ठीक है, तो हमने क्या किया, 10.0 को मल्टीप्लाई कर दिया x ने, और वो किस में स्टोर कर दिया, T2 में। अब हमारी ये सारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है एक किसमें, T2 में, और ये सारी वैल्यू इक्वल किसके है, y के। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू T2। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट कोड है। अब यदि किसी अदर मशीन को, जैसे हमारा ये मशीन 1 के लिए कोड जनरेट हुआ था, मान लो मशीन 1 के लिए ये कोड जनरेट हुआ, यदि मशीन 2 को, यदि मशीन 2 को जरूरत है 10.0 की, तो हम क्या करेंगे, हमारा वो T1 में स्टोर है, तो हम सीधा सीधा मशीन 2 को हम T1 दे देंगे। ठीक है, वो यहाँ से इस चीज को यूज कर सकती है। तो यानी ये एक ऐसा कोड है जिसको हम किसी अदर, कोई और अदर मशीन भी इजिली यूज कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसे मशीन इंडिपेंडेंट कोड कहा जाता है, कि ऐसा नहीं है कि ये मशीन ए के लिए ही है। ठीक है, ये किसी भी अदर मशीन के लिए भी वर्क करेगा। ठीक है, इसलिए ये मशीन इंडिपेंडेंट है, और फुल कंपाइलर को इसलिए एलिमिनेट कर देता है क्योंकि ये सारी प्रोसेस बार बार नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो अदर मशीन ऐसे ही यूज कर लेती है। कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो फिफ्थ फेज ऑफ द कंपाइलर होता है, और यह एक ऑप्शनल फेज है। यानी हम इसको ना भी यूज करें, जब भी हमारा जो टारगेट कोड है वो इजिली प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शनल कैसे है वो अभी आपको नेक्स्ट थोड़ी देर में पता लगेगा। ठीक है, तो दिस फेज रिमूव्स अननेसेसरी code lines and arrange the sequence of statements to speed up the execution of the program and occupy the less space। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कोड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कोड को हम ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे कि हमारे कोड छोटा हो जाए और उसका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए। जब हमारा कोड छोटा हो जाएगा तो उसका एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। यानी हमारा जो कोड होगा वो हमें छोटे से छोटा करना होगा, है ना। जो हमारे मतलब अननेसेसरी कोड लाइंस है उनको हमें हटाना होगा, और फिर उसको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि वो हमारा लेस स्पेस ले और एग्जीक्यूशन की स्पीड उसकी फास्ट हो जाए। ठीक है, अब वो करते कैसे हैं, कि वो करते ऐसे हैं कि ऐसे हमने एक एग्जांपल लिया, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू c इंटू ए, d इक्वल्स टू e प्लस b, और f इक्वल्स टू d। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम इस कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे। क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज। ठीक है, ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास अननेसेसरी कोड लाइंस थी उनको रिमूव कर देंगे और कोड को हम लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा a इक्वल्स टू 10 है और b इक्वल्स टू c इंटू ए है, तो हम इस कोड में क्या कर सकते हैं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है 10, तो हम उस a की जगह पर डायरेक्टली हम 10 रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, b इक्वल्स टू c इंटू 10, अब भी आउटपुट इसका यही आएगा। ठीक है, तो ये जो कोड की लाइन थी वो हमारे लिए अननेसेसरी थी और एक्स्ट्रा थी, इसका कोई मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है हमारे इस कोड में। ठीक है, तो हमने सीधा उसकी जगह पर 10 ले लिया, जिससे हमारा आउटपुट में कोई भी चीज नहीं होगा। ठीक है, d इक्वल टू ई प्लस बी। ठीक है, जो d है वो e प्लस बी के इक्वल है, और जो d की वैल्यू आएगी वो f के इक्वल है। तो हम सीधा सीधा ऐसा कर सकते हैं कि जो f है
वो यहाँ पर रख दें, क्योंकि डी के बराबर तो एफ है, तो एफ के बराबर डी है, तो हम इस डी की जगह पर एफ रख देंगे, यानी एफ इक्वल्स टू ई प्लस बी। तो हमने इस वाले डी की जगह पर ये चेंज कर दिए, ठीक है, और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें, तो बचा क्या हमारे पास ये। तो जो हमारा कोड बचा हुआ आया वो हमारा ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा, ऑप्टिमाइज्ड कोड, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोड जनरेशन। अब हमारे पास हमने इससे पहले 5 फेजों का यूज करके हमने सारा कोड जो है वो ऑप्टिमाइज कर लिया, यानी हमारा जो जितने भी फेजेस थे हमने उनको अप्लाई कर लिया। अब लास्ट हमारा आता है कोड जनरेशन। अब इस सारे फेजेस को यूज करने के बाद हमें कोड जनरेशन, कोड को जनरेट करना है, ठीक है। तो ये एक फाइनल फेज ऑफ द कंपाइलर है। इसमें क्या होता है, इसमें इनपुट लेगा कहाँ से, कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज यानी इस फेज से, और हमें एक टारगेट कोड प्रोड्यूस कर देगा एज अ रिजल्ट, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, ये हमारा कोड ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है टारगेट कोड, बस इसको सीक्वेंस में अरेंज करने का काम किसका होगा, इसका। और ये क्या करेगा, हमारा कोड जब तक जनरेट नहीं होता कि जब तक वो हमारी मेमोरी में स्टोर ना हो जाए, ठीक है। तो इसका काम क्या है कोड जनरेशन का, इसका मेन काम है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज इज टू एलोकेट द स्टोरेज एंड जनरेट रीएलोकेटेबल टारगेट कोड। जो भी टारगेट कोड प्रोड्यूस हुआ है उसको हमारे जो मेमोरी एलोकेट करने का काम किसका है, कोड जनरेशन का, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, a इक्वल्स टू बी प्लस 10, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये इस टाइप के निमोनिक्स की फॉर्म में, ये निमोनिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। इससे पहले हम इसे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने टी को 10 को स्टोर करा एक रजिस्टर R1 में, ठीक है। तो 10 एक रजिस्टर R1 में ये स्टोर हो गया, बी को स्टोर करा R2 में, बी को स्टोर करा R2 में, यानी बी R2 में स्टोर्ड हो गई। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, 10 भी आ गया, बी भी आ गया। तो 10 और बी में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऐड। तो हमने ऐड कर दिया R1 एंड R2। R1 एंड R2 क्यों किया, क्योंकि R1 में हमारा 10 स्टोर्ड है, R2 में हमारा बी स्टोर्ड है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, बी प्लस 10 हमारे किसके अंदर आ गई, R1 में, यानी एडिशन होने के बाद में हमारा R1 में सारी एडिशन की इस सारी वैल्यू की हमारी स्टोर्ड हो गई R1 में, ठीक है। अब R1 ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, ए के। तो अब R1 को हम किस में वैल्यू डाल देंगे, R1 की ए में। तो हमने क्या करा, मूव R1 की वैल्यू ए में, ठीक है। तो ए में जो है R1 की वैल्यू आ गई, और R1 में क्या था, एडिशन था बी प्लस 10, ठीक है। तो फाइनली ए को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, इसमें हमारा क्या दे रखा, बी प्लस 10, ठीक है। लास्ट में हम देखने वाले हैं अब सिंबल टेबल एंड द एरर हैंडल। सिंबल टेबल और एरर हैंडल को, ये क्या है, ये हमारे कंपाइलर डिजाइन में ये स्टोर करने का काम करता है किसी भी डाटा को, और फिर उसी डाटा को यूज करवाता है अदर फेजेस को, ठीक है। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है या हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक देने के लिए हमें कमेंट करें। यदि आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आती या कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता, जैसे इसमें सिंथेटिक फेज लिखा हुआ है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंथेटिक फेज। यदि मान लो आपको ये वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे को इस वर्ड की मतलब समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको अब इस वर्ड का मतलब समझाऊंगा कैसे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जहां भी कहीं इस वर्ड का यूज होगा, मैं उसको वहां पर उसको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल, ठीक है, जिससे आपका डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। अब देखते हैं हम सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में क्या होता है, सिंबल टेबल बनी हुई होती है लेक्सिकल एंड सिंटैक्स फेज के थ्रू, यानी सिंबल टेबल ये रही। सिंबल टेबल किस किस से बनी हुई है, स्टार्टिंग के जो 2 फेजेज हैं उनके थ्रू ये बनती है, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब, ये कौन सा फेज है, ये लेक्सिकल, और ये हो गया हमारा सिंटैक्स, ठीक। इनसे तो वो बनी हुई है। अब क्या है कि द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड थ्रू द एनालिसिस फेज, यानी एनालिसिस फेज में होते हैं 3 फेजेज। तो ये है एनालिसिस फेज, इनसे तो ये डाटा कलेक्ट करती है और यूज किसको करवाती है,
जो लास्ट के 3 फेजेस होंगे जिसको कहते हैं सिंथेटिक फेज। ठीक है, यहाँ पर भी 3 फेजेस होते हैं। अब ये इनका डाटा ये यूज करेंगे। ठीक है, ये स्टोर करते हैं इसमें डाटा। अब जो डाटा इनको जरूरत होगी वो सिंबल टेबल में से लेके यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर यही है। ठीक है, अब क्या होगा कि लेक्सिकल फेज में क्या होता था, लेक्सिकल फेज में टोकन क्रिएट होते थे, वो टोकन स्टोर कहाँ होंगे, इसमें। सिंटैक्स फेज में क्या होता था, इसमें क्या होता था, एक टोकन्स के थ्रू एक हम पास ट्री जनरेट करते थे, वो भी इसी के अंदर स्टोर्ड होगा। टोकन्स और पास ट्री को किसी की वो जरूरत हो, किसी भी नीचे वाले सिंथेटिक फेज में से किसी भी फेज को टोकन या फिर पास ट्री की जरूरत होगी, वो कहाँ से लेगा, सिंबल टेबल से। ठीक है, तो नीचे वाले फेजेस यूज करते हैं और यहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाता है सिंबल टेबल में। ठीक है, एरर हैंडल का काम है कि वो एरर को डिटेक्ट करेगा और रिपोर्ट कर देगा यूजर को। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर एरर हुई है, और ये स्ट्रेटेजी भी बताएगा कि मतलब इसको कैसे कम किया जा सके। ठीक है, इसमें किस कितने मतलब कौन कौन सी एरर आती है इसके अंदर, एरर हैंडलर के अंदर, यानी मिस स्पेलिंग भी आइडेंटिफायर, यानी कोई भी गलती होगी आइडेंटिफायर के नेम में। ठीक है, पैरेंथेसिस, इसमें क्या होगा कि जैसे ब्रैकेट वगैरह होता है, टाइप मिसमैच जैसे इंटीजर फ्लोट दिस टाइप की, जैसे वो आएंगी इसमें एरर्स। अनरीचेबल कोड, जिसको रीच नहीं किया जा सकते वो कोड। ठीक है, वो ये सारी जो भी एरर्स हैं वो एरर हैंडलर के अंदर आती हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना फीडबैक देने के लिए हमें कमेंट करें।